खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नितेश सिन्हा जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। नितेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी कि आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। नितेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नितेश जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। जो मौजूदा ज़रूरत है राजनीति के लिहाज से, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत जो समझ में आती है वो है एक साफ छवि का नेता हमारे सामने हो। हमारा नेतृत्व ऐसा हो जो वाकई में इस पूरे तंत्र को बदलकर और हमारे लाभ के यानी जनता के लाभ तक चीज़ों को पहुंचाए। निश्चित तौर पर एक ऐसा नेतृत्व जो सधा हुआ भी हो, जो ईमानदार भी हो और जो साफ छवि का हो। और उस स्थिति में वैसे नेता को चुनने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही मददगार प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जो पैमाने हैं, जो इसका तरीका है एक एमएलए के दावेदार को चुनने का, वो एक बड़ा ही पारदर्शी तरीका है और बड़ा ही सटीक सा तरीका कहा जा सकता है। क्योंकि जो 11 मापदंड इसमें अपनाए गए हैं वो 11 मापदंड बहुत ही वास्तविकता पर कसौटी पर परख करके बनाए गए हैं। और वो जो कसौटियां हैं अगर आप देखें, इनमें एक नेता कितनी बार चुनाव लड़ चुका है इस बात को भी जाना जाता है, उसकी शिक्षा कितनी है ये बात जानी जाती है, उसकी सालाना आय कितनी है यानी कि वो अपने जीवन से कितना अलग हट करके दूसरों के जीवन के बारे में सोच सकता है उस आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से, संगठन में यानी जिस पार्टी में वो है उस पार्टी के संगठन में किस पद को वो होल्ड कर रहा है, यानी उसके अगर छवि की बात की जाए और तमाम चीज़ें। और सबसे अहम पॉइंट जो छवि एवं साख की बात मैंने कही, वो कितना अहम है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके लिए बाकायदा सारे तरीके हमने अपनाए हुए हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि वो पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं होता, बल्कि इसमें अगर वो अपनी जगह बनाता है टॉप 6 में जाने के बाद तो फिर एक बार जूरी की कसौटी से गुजरता है। लेकिन टॉप 6 तक पहुँचने के लिए उसे 11 मापदंडों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी कि उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुक करेंगे हांसी हलके का। चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से।
इस बार हमारी टीम पहुंची हांसी विधानसभा हलके में, जो 1967 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र बना। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4,50,000 है। 62 गांव हैं यहाँ पर, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, पानी बिजली की सुविधा भी दुरुस्त नहीं है। अब नजर यहाँ के जातिगत समीकरण पर। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 1,64,569 है, जिसमें जाट 28.55%, यादव करीब 8.20%, सैनी 7.29%, पंजाबी तकरीबन 10.93%, गुर्जर 4.55% और अन्य समुदाय के लोग तकरीबन 40.48% हैं। एक नजर यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर भी डाल लेते हैं। 1967 में कांग्रेस के हरि सिंह यहाँ से पहले विधायक बने। 1968 में दोबारा चुनाव हुए और जीत हरि सिंह को ही मिली। 1972 में ईश्वर सिंह निर्दलीय चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के बलदेव तायल विधायक बने तो 1982 में लोकदल के अमीर चंद मक्कड़ को कुर्सी मिली। 1987 में भाजपा के पी.के. चौधरी जीते। 1991 में एक बार फिर अमीर चंद मक्कड़ को जीत मिली। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो 1996 में कांग्रेस के अतर सिंह सैनी विधायक बने। 2000 में सुभाष गोयल, 2005 में फिर से अमीर चंद मक्कड़ और 2009 में हजका के विनोद भ्याणा जीते, जो अब कांग्रेस में हैं। तो यहाँ से विनोद भ्याणा विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। नितेश जी, हांसी का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? भुवन, हांसी के राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक पार्टी की ये जागीर नहीं रही है ये जो इलाका है जी। और जो इसके वोट बैंक की बात करें हम, तो वोट बैंक में आप देखें कि जो सबसे बहुल जो यहाँ का समीकरण है वो बताता है कि जाट आबादी जो यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा है, यानी तकरीबन 29% के करीब हम कह सकते हैं कि जाट की आबादी, यानी पूरा बहुल जो वोट बैंक है वो अगर देखा जाए सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कहा जाए तो जाटों को जाता है। दूसरे नंबर पे पंजाबी हैं यहाँ पर, जो कि तकरीबन 11% के लगभग हैं। यादव की बात कर लें वो तीसरे नंबर पर आते हैं तकरीबन 8.25% के लगभग, और सैनी वोटों की संख्या अगर हम देखें तो 7.9%। इसके अलावा और भी वोट्स बैंक हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए कि राजनीति में अहम भूमिका निभाते नज़र आते हैं, यानी कि चुनावों में अहम भूमिका निभाते नज़र आते हैं, उनमें जाट और पंजाबी की अहम भूमिका दिखती है। इसके अलावा सैनी समुदाय भी है, जो कि और दूसरे दलों के साथ मिल करके और दूसरे जात के साथ मिल करके और यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। आप देखें, अगर विधायकों के लिहाज से आप देखें तो शुरुआत में आपने कहा हरि सिंह सैनी वहाँ पर रहे, दूसरी बार भी हरि सिंह सैनी चुने गए, लेकिन एक दो बार बीच में बीजेपी का भी शासन आया, जनता पार्टी के भी विधायक चुने गए, और लास्ट में अगर देखा जाए अभी 2009 की हम बात करें तो विनोद भ्याणा वहाँ से चुने गए थे और हजका से चुने गए थे। वो हजका की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। जीत निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो हजका के खाते जाएगी, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ का जो बेस है, जो सबसे बड़ा जिस मुद्दे पर आधारित वहाँ के चुनाव होते हैं, ये कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी रहते हैं। यानी कि अगर वहाँ काम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता फिर से अपने नेता को बदलने में गुरेज नहीं करेगी, ये साफ दिखता है। जी बिल्कुल। और भुवन, चूंकि हमारा ये शो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल शो है और जब नितेश जी जैसे कुशल विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हो तो थोड़ी और सियासी चर्चा तो बनती है। नितेश जी, इनेलो नेता और पहली बार सांसद बने दुष्यंत चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को खाऊ नेता कहा है। आखिर क्यों? आपको इस बात के पीछे क्या आधार नजर आ रहा है? देखिए, एक तो अनामिका सियासत की बात है। सियासत अभी गर्म है प्रदेश में। आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, उनकी आक्रामकता जो है वो काफ़ी बढ़ी है। एक तो मुद्दा ये कहा जा सकता है, एक पॉइंट ये कहा जा सकता है कि उनकी आक्रामकता बढ़ी है और वो ये चाहते हैं कि वो इन मुद्दों को उठा करके खुद को सामने रखें, लोगों के सामने रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कही जा सकती है कि इनेलो को ये पता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो इनेलो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि
उस लिहाज से उनका कद जो है वो कांग्रेस के लिहाज से अब बूढ़े शेर हो गए हैं। और इनेलो ये चाहती है कि अब जो उनका जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्यशैली अभी फिलहाल दिख रही है, उनके 2 दिग्गज जो हैं वो जेल में हैं। वैसी स्थिति में उन सारा कमान जो है वो युवाओं पर है। वो भी चाहते हैं कि जो राजनीति अब शुरू हो चुकी है वो युवाओं पर ही केंद्रित रहे, इसलिए वो ऐसे नेता को लाना पसंद नहीं करेंगे जिनको एक कद के हिसाब से पद देने की नौबत आए। तो वहाँ पर वो चीज़ ये जानते हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, इसलिए वो ये बात कह रहे होंगे। तीसरी ये बात सामने हो सकती है कि उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ करके जाना शायद उनके लिए मुफीद नहीं है, और वो एक इशारा देना चाहते हों कि कांग्रेस की जो स्थिति है उसके असंतुष्टों में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। चाहे विनोद शर्मा की बात कर ली जाए, राव इंद्रजीत की बात कर ली जाए, या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह सरीखे नेता, ये तमाम नेताओं की स्थिति ये है कि जब 9 साल का शासन पूरा हो गया तब उनके जो सुर हैं वो बदले हैं, यानी बागी तेवर में आए हैं। हालांकि पहले थे, लेकिन खुलकर सामने आने की स्थिति अब आती नजर आ रही है। तो उनका ये कहना है कि जो वाकई में जितना फ़ायदा उन्हें उठाना था पार्टी से वो उठा चुके, और अब जब इलेक्शन सर पर हैं, अब जानते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी लहर है वो कभी भी कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करेगी हालात, और जो दिख भी रहे हैं फिलहाल यहाँ के सियासी समीकरण के लिहाज से कि कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल होगी। तो वैसी स्थिति में जब ये स्थिति साफ साफ बन रही है, और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस का एक असंतोष का स्तर जो है जितना बढ़ा है, अंदर की गुटबाजी जिस तरीके से बढ़ी है, तो एक सियासी मौका मिल गया है इनेलो को भी कि वो उस पर खुलकर बोले। और चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी सुर्खियों में है अपने बयानबाजी की वजह से भी, जो कि उन्होंने कहा था कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया प्रदेश में, तो वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो ऐसी स्थिति में ये मौका, ये कयास बढ़ गए थे कि वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बयान आ गया, लेकिन इनेलो की तरफ से इस तरह से बयान आना कि वो खाऊ नेता हैं, इसलिए इनेलो उन्हें कभी नहीं रखेगी। साफ साफ दिखता है कि एक तरफ इनकार भी है और दूसरी तरफ ये कि अंगूर खट्टे हैं, उन्हें ला करके उन्हें बहुत फायदा भी नहीं होने वाला है। वाकई में चुनाव करीब है तो बयानबाजियों का बाजार भी गर्म है, और उसी की एक बानगी है कि दुष्यंत चौटाला चौधरी बीरेंद्र सिंह को खाऊ नेता बोल रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।